हेलो क्लास 10th डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद उदय चैप्टर के से रिलेटेड 1, 3 तथा 5 अंक वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय चैप्टर को पूरी तरीके से समझाया है, कवर किया है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में हम 1, 3 तथा 5 अंकों वाले प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए हैं हर बार और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारेयू कौन था? तो ये फ्रांसीसी का एक महान चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनरस रेनन कौन था? ये भी फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये सब नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन राष्ट्र का स्वरूप क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? यानी जर्मनी का प्रतीक क्या था? तो वो था जर्मेनिया। जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक होता है, इसे जर्मेनिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, या जिसे अधिकार विभाजन कहते हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। कौन सी विश्वविख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो ये है जो 9 में आप पढ़ चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति राष्ट्रवाद के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है, जोल्बेराइन क्या था? वह किस प्रकार वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? तो जोल्बेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य इसमें शामिल थे। 1834 ईस्वी में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया तथा मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का एक प्रतीक था, यानी जहाँ पर 30 मुद्राएं चलती थी पूरे जर्मनी में, उसी तरीके से इसको खत्म करके इस संघ ने 2 मुद्रा कर दिया, जिससे आर्थिक एकीकरण संभव हुआ। अगला प्रश्न है, मेस्सेनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो ये थे यंग इटली और यंग यूरोप। इन दोनों संस्थानों की स्थापना जोसेफ मेस्सेनी ने की थी। अगला प्रश्न है, अगर आप नहीं जानते कि जोसेफ मेस्सेनी कौन है, तो इसे हम अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वापस जा करके वो वीडियो देखिए। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन कर दिए? वो था राष्ट्र राज्य का उदय, यानी कि राष्ट्र में राज्य की भावना, यानी उदारवाद की भावना का उदय। अगला प्रश्न है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को विशेष रूप से स्लाव कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन सन 1815 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, 1815 की वियना संधि से किसका संबंध है? यानी किस व्यक्ति का संबंध 1815 की वियना संधि से है? तो ये है ड्यूक मेटरनिक। अगला प्रश्न है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था? तो ये था वियना संधि का उद्देश्य, जो कि 1815 में हुआ था। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये कहा था ड्यूक मेटरनिक ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते रहता है। अगला प्रश्न है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक समझौता था। अगला प्रश्न है, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे वोल्फटोन। वोल्फटोन ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। और अगला और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आँखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो इसको बोला जाता है न्याय की देवी या फिर न्याय की मूर्ति। तो ये थे 1 नंबर वाले प्रश्न जो इस पार्ट से पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे 3 तथा 5 अंकों वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? तो इसके 5 पॉइंट हैं। पहला है पितृभक्ति और नागरिकता के विचार दे करके। दूसरा है इनको नए राष्ट्रीय चिन्ह प्रदान करके, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था दे करके, राष्ट्रीय भाषा दे करके, एक समान भार व मान की व्यवस्था दे करके फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना व्यक्त की गई थी। अगला प्रश्न है दूसरा,
नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। इसकी समीक्षा कीजिए। तो इसकी सबसे बड़ी कारण जो थी वो थी नेपोलियन की संहिता का पारित होना। इसके बाद नेपोलियन ने ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया, शहरी क्षेत्रों में भी सुधार किया और व्यापार में सुधार किया, जिसके तहत इसने अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया था। अगला प्रश्न है, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी राष्ट्र के निर्माण में, और यूरोप में भी था। कला, काव्य, कहानियाँ, संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य ने लोगों को इसके बारे में जागरूक कराया। स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया गया और भाषा तो राष्ट्रीय भाषा दी ही गई। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करिए। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है पेपर में, इसे आपको जरूर तैयार करना है। अगला इसका आंसर है, देख लेते हैं। तो क्या क्या प्रक्रिया थी? सबसे पहले आरंभ होता है विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर बैठने से, और उसके बाद बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण की भूमिका को तैयार करना। फिर वियना कांग्रेस होना 1815 ईस्वी में। इसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की घटना होना, और इसके बाद की घटना होती है एकीकरण में बाधाएं आना। और अंतिम जो घटना है वो है बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पर पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया हुआ एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना। तो ये थी जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया। हालांकि बहुत संक्षेप में मैंने यहाँ पर समझाई है, लेकिन अगर ये पॉइंट आप तैयार कर लेते हैं तो इस पर उत्तर बहुत बड़ा बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये भी हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे भी आपको तैयार करनी है। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है 1832 ईस्वी से, जहाँ काबूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनता है। फ्रांस से संधि ऑस्ट्रिया पराजित कर देता है। वह 1859 में लुम्बार्डी राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है। कौन? काबूर। अगला स्टेप है मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय करा लिया जाता है। और तीसरे स्टेप में 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय कर ली जाती है। यहाँ पर जो ये शब्द है गैरीबाल्डी, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इसे आप जरूर तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है वेनिसिया व रोम पर अधिकार कर लेना जर्मनी के द्वारा, और इसके बाद 1871 ईस्वी में पोप से समझौता करके एकीकृत इटली का उदय हो जाना। तो ये इटली के एकीकरण की प्रक्रिया है। इसमें बाधाएं भी बहुत सारी आई थी। कौन कौन सी वो बाधाएं हैं, देख लेते हैं उसको। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। दूसरा है विदेशी शक्तियों का आधिपत्य होना। फिर तीसरा पोप का शासन चलना। फिर वियना कांग्रेस होना, और अनवारवादी शासकों की जो बाधाएं थी वो अलग से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, ब्रिटेन में राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? ये किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। सबसे पहले निर्जातीय पहचान, फिर राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि हुई। 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत छीन लिए गए। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हो गया और स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया। आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया, और फिर नए ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसमें आंग्ल संस्कृति का दबदबा था, वेस्टर्न कल्चर का। इसके बाद राष्ट्र के प्रतीक दिए गए झंडा, राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया गया, और पुराने राष्ट्र मात्र सहयोगी के रूप में ही रह गए। अगला प्रश्न है 6वां, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो पहला है राष्ट्र राज्यों का उदय होना, फिर लोकतंत्रीय सिद्धांत को बढ़ावा दिया जाना, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक समानता पर बल दिया जाना, अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग किया जाना, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं होना। ये सब की सब घटनाएं यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए जरूरी थी, उत्तरदायी थी। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा, समीक्षा कीजिए। तो लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की शुरुआत होने लगी, लोक कल्याणकारी कार्य होने लगे, समानता, स्वतंत्रता और से भरे नए समाज की नींव रखी जाने लगी, नवीन कानून संहिता लागू होने लगी, नेशनल असेंबली का गठन होने लगा, आर्थिक एकीकरण होने लगा, कानून के समक्ष बराबरी होने लगी,
संपत्ति का अधिकार मिला, सुरक्षित हुआ और मध्यम वर्ग का उदय हुआ। उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ होने लगा और यूनानी स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गई। सांस्कृतिक व भाषा की भूमिका हुई और जन विद्रोह भी इसके बहुत बड़े इफेक्ट थे। अगला प्रश्न है 9वां, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। यह नागरिक संहिता लेकर के आया था नेपोलियन बोनापार्टा। तो इस चीज में क्या क्या घटनाएं घटी थी? जन्म पर आधारित सुविधाओं की समाप्ति कर दी गई, संपत्ति के अधिकार की बहाली कर दी गई, जमींदारी व सामंती व्यवस्था का खात्मा कर दिया गया, यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किए गए, मानक नापतौल के पैमाने चलाए गए एवं एक राष्ट्र मुद्रा भी चलाई गई। ये 1804 की नागरिक संहिता के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगला प्रश्न है 10वां, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। तो जीवन जीने की समान शैली थी इनके बीच में, भूमि स्वामित्व था, कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते थे और आपस में ही वैवाहिक संबंध रखते थे। उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का भी प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है कि 1815 में जो वियना कांग्रेस की संधि हुई थी उसके उद्देश्य क्या थे? प्रस्ताव और व्यवस्थाओं का वर्णन करिए। तो इसके उद्देश्य थे उत्तर में नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना करना, दक्षिण में जनेवा को पिटमांड के साथ मिला दिया जाना, फिर प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र प्रदान किया जाना, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। ये सब वियना कांग्रेस के उद्देश्य थे, इसके प्रस्ताव थे। अगला प्रश्न है 12वां और अंतिम प्रश्न है, यूरोप में उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श क्या थे? तो सबसे पहला पॉइंट है कानून के समक्ष समानता। फिर यहाँ पर देखने को मिलता है वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं था। फिर बाजार की स्वतंत्रता तथा राज्य द्वारा वस्तुओं एवं पूंजी के प्रवाह पर लगे प्रतिबंध को बहाल करना। तो ये उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्श थे। तो इस वीडियो में हमने 1, 3 तथा 5 अंकों वाले प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर आपको किसी भी लेसन का शॉर्ट नोट या उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।